Good morning, good afternoon and good evening all of you। पहली बार तो उन बंदों का धन्यवाद है जो कम से कम अपना समय निकाल कर इस क्लास को देख रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो क्लास को। बाकी तो सबका भरोसा है नहीं। ये मेरी ऑनलाइन रिवीजन क्लास है और उसमें भारतीय लोकतंत्र के जो समक्ष चुनौतियाँ हैं, जिसमें जातिवाद एवं सांप्रदायिकता है, कास्टिज्म एंड कम्युनिकलिज्म है, उसके बारे में मैंने शॉर्ट में रिवीजन कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा देखिए। हमने क्लास में चर्चा की थी जातिवाद की, जाति और जातिवाद की चर्चा की थी, सांप्रदायिक और सांप्रदायिकता की भी चर्चा की थी और उसको अच्छे से मैंने बताया था उदाहरण देके। फिर भी मैं उसको रिवीजन करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट से। जातिवाद आप पढ़ेंगे, जाति और जो जातिवाद का स्वरूप है उसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में हम सीधे चलते हैं, अर्थ भी आप पढ़ना है, इसका मीनिंग भी। भारतीय राजनीति में जो जाति की भूमिका है उसके बारे में हम बात करते हैं और उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि जाति और जातिवाद, आपको पता है जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है वही है एक प्रकार से जातिवाद। तो भारतीय राजनीति में जो जाति की जो भूमिका है उसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है कि निर्णय प्रक्रिया में जो जाति की भूमिका क्या है। आपको पता है कि जो राजनीति होती है उसमें अलग अलग जो जातियाँ होती है उनको आरक्षण दिया जाता है और सब जातियाँ चाहती है कि उनकी जो आरक्षण की जो समय सीमा है वो बढ़ाई जाए, यानी जो रिजर्वेशन जो दिया गया है उनको वो बढ़ाया जाए। तो अगर उनकी कोई भी जाति है उसका रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है तो उसी गवर्नमेंट को वो वोट देती है, उसी गवर्नमेंट को वो सत्ता में लाती है। इस प्रकार से जो निर्णय प्रक्रिया होती है भारतीय राजनीति में वो जाति के ऊपर काफ़ी डिपेंड होती है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक है राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय। आपको पता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जिस जाति की बहुलता होती है या जो जाति ज़्यादा होती है जहाँ पर उसी प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है। किसी क्षेत्र में अगर जाट जाति जो है ज़्यादा है, उसके बाद में जैसे मान लो किसी क्षेत्र में मीणा जाति है वो ज़्यादा है, तो उसी प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है जो उस जाति का हो, ताकि उस जाति के लोग उसको वोट देंगे तो वो जीतेगा। तो जो जातिगत आधार पर जो प्रत्याशी को जो निर्णय लिया जाता है उस प्रकार से भी राजनीति में जातिगत आधार पर भी प्रभावित होते हैं निर्णय प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद में जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, क्योंकि आपको पता है कि चाहे जाति में कितनी भी लड़ाई हो, कितने भी कंट्रोवर्सी चल रही हो, लेकिन उनका प्रत्याशी जब खड़ा होता है तो उनको लगता है कि नहीं नहीं यार, अपना ही आदमी है, अपनी जाति का है तो इसको जिताना चाहिए। और चुनाव में जो जातिवाद होता है वो सर्वाधिक रूप से क्या रहता है, हावी रहता है, ठीक है। उसके बाद में मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। आपको पता है कि जब मान लो सरकार चुन के भी आ गई और फिर जब मंत्रिमंडल का जो निर्माण किया जाता है, मंत्रिमंडल जब चुना जाता है उसमें भी जातिगत आधार को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि सरकार ने पहले वादे किए होते हैं कि भाई अगर आपका कैंडिडेट चुनकर आता है तो इसको फलां मंत्रालय देंगे या अच्छी पोस्ट पे रखेंगे। और लोग बाग भी ये नोटिस करते हैं कि भाई हमने जिस कैंडिडेट को जिताया है उसको सरकार अच्छा मंत्री पद दे रही है या नहीं दे रही है, क्योंकि मंत्री पद दिया जाएगा तो वो आगे विकास का काम करवाएगा। तो जातियाँ जो होती है उस आधार पर भी उसको वोट देती है। उसके बाद में फिफ्थ नंबर टॉपिक आता है जातिगत दबाव समूह है। आपको पता है कि दबाव समूह का मतलब होता है कि ऐसे समूह होते हैं जो जातिगत आधार पर दबाव बनाते हैं सरकार के ऊपर, अपनी जो निर्णय प्रक्रिया होती है उसको मनवाने के लिए जातिगत आधार पर भी दबाव समूह बन जाते हैं और उस आधार पर भी जो राजनीति होती है उसको प्रभावित करते हैं सरकार की। उसके बाद में आता है जाति एवं प्रशासन आता है। आपको पता है कि जाति और प्रशासन के आधार पर भी जो निर्णय प्रक्रिया होती है वो काफ़ी प्रभावित होती है। किसी भी स्तर का जो प्रशासन होता है वहाँ की जाति के आधार पर थोड़ा बहुत उसको निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है हिंसा की घटना हो जाती है। जैसे हरियाणा है, गुजरात है,
राजस्थान में। इसमें क्या है, अलग-अलग जाति के संगठन बने हुए होते हैं और प्रशासन होता है उसको भी थोड़ा-सा परेशानी का सामना करना पड़ता है वहाँ की जाति के आधार पर। क्योंकि जाति जिस प्रकार की जो निर्णय प्रक्रिया चाहती है, जिस प्रकार का प्रशासन चाहती है, उस प्रकार का अगर प्रशासन नहीं मिल पाता है तो वहाँ हिंसा भी भड़क जाती है। तो सरकार को राजनीति में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रशासन है वो जातिगत आधार पर होना चाहिए। एक प्रकार से जातिगत निर्णय प्रक्रिया के आधार पर से उसको चुना जाता है। उसके बाद में राज्य राजनीति में जाति आपको पता है कि अलग-अलग जो राज्य है, जैसे बिहार है, आपका उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान में, यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है कि जाति के आधार पर राजनीति होती है। अगर इलेक्शन लड़े जाएँगे तो एक जाति को तवज्जो दी जाती है, उसको बढ़ाया जाता है, उसको उकसाया जाता है कि देखो आप वोट देंगे तो हम जीतेंगे, सत्ता में आएँगे, आपकी जाति के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। इस प्रकार से भी राज्य राजनीति में क्या होती है, जाति प्रभावित होती है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जातियाँ प्रधान होती है और उस आधार पर भी ये चीज़ें प्रभावित होती है। चुनाव प्रचार में जाति का सहारा आपको पता ही है, चुनाव जीतने के लिए जाति का सहारा लिया जाता है। 8 नंबर टॉपिक है ये। चुनाव प्रचार में जाति का सहारा लिया जाता है क्योंकि आपको पता है कि जिस क्षेत्र में जिस जाति का जो बाहुल्य होता है, उस जाति के जो बड़े नेता होते हैं, वो चुनाव प्रचार हेतु भेजने का प्रयत्न करते हैं। जैसे माना आपको एक उदाहरण दिया था कि सचिन पायलट जैसे इलेक्शन लड़े थे, तब जम्मू कश्मीर से मुसलमान को बुलाया गया था क्योंकि आपको पता है जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ उस धर्म के, उस जाति के लोग ज़्यादा थे, उस आधार पर वहाँ से उनको बुलाया गया प्रचार करने के लिए। उसके बाद में जाति के आधार पर राजनीतिक अभियानों का उदय। आपको पता है कि जाति के आधार पर भी राजनीतिक अभियानों का उदय होता है। राजनीतिक अभियानों से मतलब होता है कि ऐसे बंदे होते हैं या ऐसे संगठन होते हैं जो अपने जो जाति के हित होते हैं, उसकी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पैरवी करते रहते हैं। ऐसा संगठन बनाते हैं कि भाई हमारी जाति की ये रिक्वायरमेंट है और ये पूरी होनी चाहिए, और वो सरकार पर और राजनीति पर प्रभाव डालते रहते हैं, ठीक है ना? उसके बाद में आता है जातिगत राजनीति की विशेषताएँ क्या है? ये विशेषताएँ आप पढ़ेंगे, वही है चीज़ें। सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव इसके कुछ दिखाई देते हैं राजनीति के। एक तो ये होता है कि भाई एक सूत्र में बाँधने का काम किया जाता है लोगों को, ठीक है ना? उसके बाद में होता है कि अगर जाति के आधार पर अगर थोड़ा बहुत राजनीति में जागरूकता भी होती है, सक्रियता भी पैदा की जाती है जाति के आधार पर, ठीक है? और जाति जाति का जो सक्रियता होती है, उसके आधार पर राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से जो शक्तिहीन जातियाँ होती है, उनको भी अपनी जो प्रजातंत्र होता है उसमें संख्या बल का फ़ायदा मिलने लगता है। जैसे कि एक उदाहरण दूँ मैं आपको, किसी क्षेत्र में कोई अल्पसंख्यक जाति है या उनके लोग-बाग ज़्यादा नहीं हैं, अगर वहाँ का प्रतिनिधि चुनकर सरकार में जाता है, तो वहाँ के लोगों के लिए वो आवाज़ उठाता है, उनको फ़ायदा देने की कोशिश करता है, ठीक है ना? उसके आधार पर सांस्कृतिक आधार पर भी जातिगत जो राजनीतिक जो प्रभाव होते हैं, वो भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। उसके बाद में है अच्छा, इसके पॉजिटिव पक्ष हमने पढ़े, नकारात्मक पक्ष मैं ये चीज़ें काफ़ी क्लास में अच्छी तरह से बता चुका हूँ। आपको पता है नकारात्मक प्रभाव का मतलब ये होता है, एक तो जातिवाद जो होता है उसमें बंधुत्व और जो एकता की भावना होती है उसको हानि पहुँचती है, ठीक है ना? समाज में जो अमन, चैन और शांति की जगह संघर्ष और अशांति पैदा होती है बिल्कुल से। जाति के आधार पर जो चुनाव लड़े जाते हैं, जातिगत आग्रह के आधार पर जो मतदान किए जाते हैं, एक प्रकार से जातिवाद बढ़ता है, अलग-अलग जातियों में थोड़ा संघर्ष की भावना आ जाती है उससे, ठीक है? उसके बाद में आता है आपका अगर हम निष्कर्ष की बात करें, कॉन्क्लूज़न की अगर बात करें, तो वही चीज़ है कि निष्कर्ष में यही आता है कि भई जाति और जातिवाद जो होता है राजनीति में अगर इसकी भूमिका रहती है, तो कई जगह ये ठीक तो है, लेकिन कई जगह से ये राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना? उसके बाद में आता है आपका सांप्रदायिकता। तो आपको पता है कि संप्रदाय के आधार पर जो भेदभाव होता है वही सांप्रदायिकता होता है। सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य आप स्वयं से पढ़ेंगे। सांप्रदायिकता का जो उदय है वो आप स्वयं पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ कम्युनिकलिज्म में आप स्वयं पढ़ेंगे। मैं इसकी सीधे टॉपिकों पर चलता हूँ। जो सांप्रदायिक जो समस्या होती है उसके जो कारण क्या होते हैं? एक तो आपको पता है कि विभाजन की कटु स्मृतियाँ है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, भारत और जब पाकिस्तान का जो जब विभाजन हुआ था, तो मुस्लिम है, हिंदू है, अ, वो दोनों अलग-अलग हुए थे। एक प्रकार से जो पाकिस्तान है मुस्लिम राष्ट्र बना था और हिंदुस्तान है जो भारत है, ज़्यादातर उसमें हिंदू बहुल लोग-बाग थे। हिंदू बहुल राष्ट्र बना था।
तो जो विभाजन के समय की जो कटु स्मृतियाँ है वो भी आज सांप्रदायिकता का कारण बन गई, क्योंकि हिंदू लोग बाग सिर्फ यही सोचते हैं कि मुसलमान लोग सिर्फ पाकिस्तान के ही है, पाकिस्तान लोग बाग ये सोचते हैं, मुस्लिम जो लोग बाग कि हिंदू जो है एक प्रकार से हिंदुओं की ही रक्षा करता है राजनीति में हिंदुस्तान भारत। उसके बाद में राजनीतिक दलों के द्वारा निहित स्वार्थों के लिए पृथक्करण की भावना पनपाना। आपको पता है कि जब चुनाव होता है तो जो राजनीतिक दल तो होते हैं वो सांप्रदायिक आधार पर संप्रदाय को भड़काते हैं। अलग अलग संप्रदाय के लिए ये बोलते हैं कि देखो हमारा ये संप्रदाय है, इस संप्रदाय की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है और अधिक से अधिक हमारे प्रत्याशियों को वोट दो, क्योंकि उसी संप्रदाय के लोग खड़े किए जाते हैं चुनाव में और वो वोट मांग कर सत्ता में आते हैं। तो एक प्रकार से उसमें सांप्रदायिकता की भावना बढ़ती है, अलग अलग संप्रदाय के लोग बाग आपसी ताव में आ जाते हैं, रोष में आ जाते हैं, द्वेष में आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में है कि जैसे मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन। आपको पता है कि जैसे यूपी की हम बात करते हैं तो यहाँ से जो मुसलमान हैं, यहाँ के जो आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वहाँ की भी हम बात करें, वहाँ के मुसलमान आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से थोड़ा पिछड़े हुए हैं। तो जब भी चुनाव होते हैं तो सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है, उनको लोभ लालच दिया जाता है कि देखो आप हमें वोट दो, हमारी पार्टी लेकर आओ, हमें सत्ता में लेकर आओ, अगर हम आएँगे तो आपके लिए रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशनों को आगे बढ़ाएँगे, आपके लिए आर्थिक ये योजना चालू करेंगे, शिक्षा के लिए आपके लिए ये करेंगे। तो जब अलग-अलग पार्टियाँ उनको भड़काने का प्रयास करती है, इस प्रकार से भी एक प्रकार से सांप्रदायिक भावना बढ़ती है। पाकिस्तानी प्रचार और षड्यंत्र आपको मैंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया था कि पाकिस्तान सिर्फ चाहता ये है कि जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं तो वो भी वहाँ से प्रचार और षड्यंत्र के माध्यम से यहाँ पर राजनीतिक द्वेष पैदा करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद में सरकार की उदासीनता है। सरकार की उदासीनता के कारण भी कई प्रकार से सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं, धर्म के आधार पर जो दंगे होते हैं वो भी भड़क जाते हैं, क्योंकि सरकारें कभी भी किसी धर्म का या किसी भी जो संप्रदाय है उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां होती है जो अपने राजनीतिक जो निहित जो स्वार्थ होते हैं उसके कारण किसी धर्म संप्रदाय का पक्ष लेती है और उस कारण से भी दंगे भड़क जाते हैं। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ सांप्रदायिकता के कारण बता रहा हूँ कि सांप्रदायिकता क्यों हो जाती है, धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है वो क्यों हो जाता है, ठीक है ना। तो सरकार की उदासीनता के कारण भी ये भेदभाव बढ़ जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं दलीय राजनीति, गुटीय राजनीति और चुनावी राजनीति। दलीय राजनीति, गुटीय राजनीति और चुनावी जो राजनीति है, इसमें क्या होता है कि जो अलग-अलग जो दल होते हैं, गुट होते हैं, वो चुनाव के लिए अलग-अलग जो धर्म होते हैं, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उनमें आपसी सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आपसी कभी-कभार वो दंगे तो नहीं भड़काते हैं, लेकिन उनमें इतना द्वेष पैदा करते हैं कि आपस में दंगे भड़क जाते हैं और उससे सांप्रदायिक भावना भी आहत होती है। अच्छा, मैं समझाने का क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जैसे राजनीतिक चुनाव होते हैं, इलेक्शन आते हैं, तो जो गुट और जो राजनीतिक जो दल होते हैं, किसी भी धर्म को आगे बढ़ाते हैं, तवज्जो देते हैं या उनके लिए नीति निर्माण की बातें करते हैं, तब दूसरा धर्म चिढ़ता है और दूसरा धर्म चिढ़ता है तो उसके जो अपोजिट वाला जो धर्म है, संप्रदाय है, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो दंगे भड़क जाते हैं, तो सांप्रदायिकता की भावना बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं तुष्टिकरण की राजनीति। तुष्टिकरण का सीधा सा मतलब है ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, ठीक है ना। तो संप्रदाय में आपसी द्वेष की राजनीति रहती है और ईर्ष्या की राजनीति रहती है, तो ये भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। वोट बैंक की राजनीति आप सिमिलर से ही पॉइंट है सब, ठीक है। वोट बैंक की राजनीति की हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि वोट बैंक की राजनीति होती है, अलग अलग धर्मों को भड़काया जाता है, राजनीतिक जो दल होते हैं दूसरे वर्गों को समर्थन देते हैं और फिर तनाव को बढ़ावा मिलता है। और किसी भी अगर मान लो कोई वर्ग विशेष है, उसकी अगर मान लो उपेक्षा कर दी जाती है तो भी समाज में तनाव पैदा होना स्वाभाविक हो जाता है। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं, जैसे हमने जाति पढ़ा उसके बाद में जातिवाद पढ़ा और जातिवाद के कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, भारतीय जो जातिवाद है उसमें राजनीति में क्या प्रभाव है, और उसके बाद में हमने उसके लाभ पढ़े और उसकी हानियाँ पढ़ी। उसी प्रकार से हम सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपसी द्वेष बढ़ता है, सीधी सी बात है, जब सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो आपसी द्वेष बढ़ेगा ही, उसमें क्या है, बस आपको लिखना आना चाहिए। आर्थिक हानि होती है भाई, जब दंगे भड़केंगे तो आर्थिक हानि होगी ना, कर्फ्यू लगेगा, गाड़ियाँ बाजार जलाए जाएंगे, आर्थिक नुकसान होगा, ठीक है ना। और जब लोग बाग जो मजदूरी पर गुजारा करने वाले हैं उनके सामने तो भुखमरी की नौबत आ जाएगी, ठीक है, प्राण की हानि होती है।
सीधी-सी बात है, जब सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे तो सैकड़ों लोग मारे मारे जाएँगे, सैकड़ों लोग मारे जाएँगे तो प्राण की हानि हो जाएगी, कई लोगों के घर उजाड़े जाएँगे, ठीक है ना? अलग-अलग शहरों में इस प्रकार के दंगे काफ़ी उदाहरण हैं, ठीक है? राजनीतिक अस्थिरता की हम जब बात करते हैं तो 4th नंबर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता की जब हम बात करते हैं तो सांप्रदायिक समस्या के कारण ऐसी अस्थिरता आ जाती है और इसके कारण से क्या होता है कि जब दंगे भड़कते हैं या सरकारें जब अस्थिर हो जाती है संप्रदाय के प्रभाव के कारण, तो जो विकास की जो योजनाएँ होती है, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए हमारे देश में, उस पर जो सरकारें होती है, वो स्थायी विकास के कार्य नहीं कर पाती है। इससे राजनीतिक अस्थिरता को जन्म मिलता है, ठीक है? राष्ट्रीय एकता में बाधा, सीधी-सी बात है, जब हमारा जो राष्ट्र है उसमें अलग-अलग जाति के, अलग-अलग धर्म के लोग-बाग रहते हैं। वो एकजुटता के सूत्र में नहीं रहेंगे, आपसी भाईचारे की भावना से नहीं रहेंगे, अगर राजनीतिक समीकरण ही उनमें फूट पैदा कर देंगे, तो बिल्कुल से राष्ट्रीय एकता में बाधा होगी, ठीक है? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है। भई राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर राष्ट्रीय एकता ही नहीं रहेगी, मैं 6 नंबर पॉइंट पढ़ रहा हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है। जब आपको पता है कि सांप्रदायिकता के कारण जब फूट पैदा हो जाएगी और आपस में लोग लड़ेंगे, दंगे भड़केंगे, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा ना, क्योंकि अलग जो आस-पास के जो देश हैं, हमसे जलते हैं, हमारे पहले ही दुश्मन बने हुए हैं, वो तो इन चीज़ों को बढ़ाएँगे ना और इन चीज़ों को बढ़ाएँगे तो देश में जो शांति व्यवस्था है, वो बिल्कुल से स्थिर नहीं रह पाएगी और सांप्रदायिक भावना पनपेगी और पनपेगी तो दंगे होंगे, ठीक है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा होगा। उसके बाद में है कि औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में बाधा होती है। भाई आपको पता है कि शांति और जो अहिंसा का जो वातावरण होता है, उसमें कोई भी पूँजीपति अपना धन नहीं लगाएगा। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर उद्योग धंधा चल रहा है, फैक्ट्री आराम से चल रही है, हर प्रकार के धर्म के लोग बाग उसमें काम कर रहे हैं। सांप्रदायिक जब भावना भड़केगी तो वहाँ उद्योग धंधे हैं, वहाँ का जो रोड है, आपको पता है कि जब दंगे भड़केंगे तो रेल की पटरियाँ भी रोकी जाएगी और सड़कें भी जाम कर दी जाएगी। सड़कें जाम करी की जाएगी, रेल की पटरियाँ रोकी जाएगी तो उद्योग धंधों को कच्चा माल नहीं मिलेगा। कच्चा माल नहीं मिलेगा तो कोई भी उद्योगपति नहीं चाहेगा कि उस टाइम वो ज़्यादा पैसे देकर कच्चा माल मँगाए और कच्चा माल मँगा के वहाँ प्रोडक्शन करे, उत्पादन करे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो औद्योगिक जो विकास है, व्यावसायिक जो विकास है, वो भी तो अवरुद्ध हो जाएगा ना। अब वहाँ से जो कोई भी चीज़ बन रही है पूरे देश में वितरण हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में दंगे हो, चाहे बिहार में दंगे हो, चाहे राजस्थान में दंगे हो, लेकिन यहाँ की कोई फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्शन है, वो तो पूरे देश में जा रहा है ना, तो वो चीज़ रुक जाएगी। तो इससे क्या होगा, व्यावसायिक विकास में बाधा होगी, ठीक है। फिर आते हैं सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव। तो सीधी-सी बात है, जो कारण है सांप्रदायिकता को बढ़ाने के, उन कारणों को हम रोक दें तो वही सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव हो जाएँगे। भाई आपसे मैंने पूछा कि जातिवाद को बढ़ाने के क्या कारण हैं? तो आप कहेंगे भाई राजनीति के कारण जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, वोट बैंक की राजनीति के कारण जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, आपसी द्वेष के कारण भी जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो सीधी-सी बात है, अगर जातिवाद को आप रोकना चाहते हो तो इन चीज़ों को हटा दीजिए। वही उदाहरण इसमें सांप्रदायिकता में है। सांप्रदायिकता को बढ़ाने के, सांप्रदायिकता को अग्रेसिव करने के जो रीज़न्स है, जो केज है, उनको आप हटा दीजिए। अपने आप से सांप्रदायिकता की जो भावना है वो अपने आप से हट जाएगी। तो हम पढ़ते हैं सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव, ठीक है? तो हम देखते हैं, बहुत सारे सुझाव हैं। शिक्षा में एक प्रकार से नैतिक मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए, आप स्वयं के आधार पर पढ़ना। धर्म के आधार पर किसी भी धार्मिक वर्ग के साथ कोई भेदभाव मत करो और अल्पसंख्यक जो भी बंदे हैं, 4th नंबर पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। अल्पसंख्यक जो बंदे हैं, उनके मन में असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि भाई उन्हें भी विशेष अवसर दिए जाए, ठीक है? समय-समय पर सांप्रदायिक जो होता है, भावनाएँ होती है, उनके आधार पर जो प्रतिनिधित्व की जो माँगें है होती है, उनको दृढ़ता से ठुकराना होगा। नागरिकों में एक राष्ट्र की भावना पैदा करनी होगी। 6 नंबर पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। इसका मतलब यह है कि सांप्रदायिकता के आधार पर जैसे टिकट माँगे जाते हैं, चुनाव होते हैं, आप ऐसा करो ना, सांप्रदायिकता के आधार पर टिकट ही मत बाँटो और उसके आधार पर चुनाव ही मत लड़ो ना। अपने आप से सांप्रदायिकता की जो दंगे है, जो भी लड़ाई है, जो भी तनाव है, अपने आप घट जाएगा। उसके बाद में है कि शिक्षा से दृष्टिकोण उदार बनता है और व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। तो ऐसी शिक्षा शामिल की जाए जिसमें सांप्रदायिकता की भावना नहीं हो और सभी धर्मों की संस्कृति और भावनाएँ को ध्यान में रखते हुए सिलेबस बने, उसके हिसाब से ही किताबें बने और उसके आधार से ही शिक्षा दी जाए, ठीक है?
बहुत सारे अब आपको इसमें नीचे उदाहरण दे रहा है, सच्चर कमेटी प्रतिवेदन 2016 2006 है, उसके बहुत सारे उदाहरण देके ये बता रहा है कि अलग अलग टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग प्रतिवेदनों के माध्यम से अभियान चलाए हैं और सरकारों को निर्देशित किया है कि भाई सांप्रदायिकता की जो भावना होती है उसको रोकने के लिए अलग अलग कमेटियाँ बिठाई जाए और उसके आधार पर से निर्णय लिए जाए। ठीक है, थैंक यू। शायद समझ में आ गया होगा, रिवीजन क्लास है थोड़ा फास्ट चलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।